आपकी रेलवेज टोटली निग्लेक्टेड है, एनर्जी सेक्टर में आपके पास पावर है लेकिन टोटली मिसमैनेज्ड है। हाईवेज आपकी बहुत अच्छी बन गई, मोटरवेज बन गई, तो सी पैक के बाद एक नया दौर आ गया, वो और बेहतर हो गई। 4 पिलर्स हैं तो 2 पिलर्स आपके उठे ही नहीं और 2 पिलर्स आपने इतना ऊपर उसको उठा लिया। आपका जो सी पैक का कॉन्सेप्ट है या जो आपका जो विजन है जी, हम सेंट्रल एशिया की मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसको जब सामने रखते हैं तो एक लेमैन भी कहेगा कि ये रेलवे के बगैर कैसे करोगे आप। जो काम हमने हाईवेज में किया वो हमें रेलवे में भी करना चाहिए था, और जब तक वो नहीं होगा तो वो कनेक्टिविटी की विजन पूरी नहीं हो सकती। जैसे आप अमेरिका में आपका पूरी की पूरी इकोनॉमी उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ी की। इस वक्त तक पाकिस्तान में कम से कम 6 या 7 बड़े शहर बन जाने चाहिए थे। प्राइवेट सेक्टर की चूंकि हम सब बात करते हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, क्या उनको इंकरेजमेंट दी जा सकती है? इन शॉर्ट गवर्नमेंट रास्ते से निकल जाए। रोते हैं कि जी रियल एस्टेट में पैसा नहीं जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाता है। जमीनों का कारोबार नहीं होना चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्शन का कारोबार होना चाहिए। चाइना का ही मॉडल देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है चाइनीज सक्सेस का। कि जो अब लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मुझे तो दुनिया में 1 करोड़ की आबादी वाला किसी शहर का इससे बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की जो हमारी ताज़ा एपिसोड है उसके साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं एक बार फिर। और आज हमें एक स्पेशल गेस्ट महमूद आमिर सईद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं चाहूंगा कि हारून साहब आप पहले उनका तारुफ भी करवा दें और आज का जो हमारा थोड़ा है इनके साथ एजेंडा उसका भी जिक्र कर दें। थैंक यू रजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमिर साहब। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं आमिर साहब का। आमिर साहब ने तकरीबन अबाउट अ ईयर अगो एक प्रोग्राम सीक्वल 1 हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर चुके हैं। मुझे बड़े उसके बाद फ़ोन भी आए और कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बड़ी बड़ी फर्म्स और फाइनेंसर्स जो हैं वो आमिर साहब से मिलना चाहते हैं। तो यू नो आई पुट देम थ्रू टू आमिर साहब। पता नहीं अब आगे क्या हुआ, आमिर साहब आपके पास आए या नहीं। आमिर साहब का थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूं। आमिर साहब को एजाज़ हासिल है। आमिर साहब प्रोजेक्ट मैनेजर थे जब मोटरवे जो था M2, जो लाहौर इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला मोटरवे 90s के अंदर जब ये बनना शुरू हुआ, तो आमिर साहब उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी में। राइट। तो उसके बाद मतलब ये सच वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो जब बन गई तो फिर आमिर साहब कुछ देर बाद उन्होंने गवर्नमेंट से खैराबाद कह के तो अपना प्राइवेट बिजनेस वगैरह शुरू किया और वो टेलीकॉम्स के शोबे के अंदर माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंडेड काम किया पाकिस्तान में। फिर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वॉल्व रहे हैं। और मेरे साथ आमिर साहब तकरीबन कोई 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम रिवाइटलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं, पाकिस्तान में नए शहर कैसे बसाए जा सकते हैं, पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे शोबे हैं वो जो हम आज बात भी करेंगे उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इस तरह की वेरियस चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। रजा अगर आप इजाज़त दें तो पहला सवाल मैं कर लूँ। बिल्कुल, ओवर टू यू। टोटली। जनाब आमिर साहब ये बताइए कि ये सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को कुछ समझाना चाहेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये होता क्या है और पाकिस्तान जो है उसमें जो पाकिस्तान का ओवरऑल नेशनल ओवर आर्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कहाँ पे खड़े हैं दुनिया से अगर कंपेयर करें या हम अपने रीजनल कंपेटिटर से कंपेयर करें, ताकि फिर वी सेट द टोन, फिर आगे फिर आपसे सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच रजा, थैंक यू सो मच हारून साहब। तकरीबन 1 साल हो गया है, हमने लास्ट टाइम जहां छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लेमन लैंग्वेज में समझें कि जिस बुनियाद पे पूरी आपके मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा किया जाए, जो ऐसा कोई फिजिकल बुनियाद जिस पे आपकी पूरी इकोनॉमी को प्लान किया जाए और फिर उसको प्रोग्रेस पूरे मुल्क की जाए, उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। मेरे नज़दीक इसकी कोई डेफिनेशन मैं नहीं कहीं से कोट कर रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 4 बुनियादें हैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को उठाने की, जिस पे उसने तरक्की करके थर्ड वर्ल्ड के
जोन से निकल के तो एडवांस कंट्रीज के जोन में जाना है। एक है आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कनेक्टिविटी उससे आएगी। दूसरा है आपकी एनर्जी, जिससे वो एक दूसरा है। तीसरा आपका टेलीकॉम एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मॉडर्न डे में इसके बगैर आपकी इकॉनमी नहीं खड़ी होगी। और चौथा है रेलवे। अब पाकिस्तान में जो हुआ है हमारे साथ कि हमने 90s में जब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना फोकस बनाया तो हमने दो सेक्टर्स को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, हाईवेज और टेलीकॉम एंड आईटी को, लेकिन बाकी दो सेक्टर्स को हमने टोटली इग्नोर किया। उसकी वजह से ये हुआ कि आपका जो पूरी बुनियाद थी ना वो इस तरह हुई है, दो सेक्टर्स ऊपर चले गए, दो सेक्टर्स नीचे रहे। तो आप जब भी उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रोग्रेस खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो वो धड़म से गिर जाती है। आपकी रेलवेज टोटली निगलेक्टेड है। एनर्जी सेक्टर में आपके पास पावर है लेकिन टोटली मिसमैनेज्ड है, उसका गेन आप फायदा नहीं उठा रहे। हाईवेज आपकी बहुत अच्छी बन गई, मोटरवेज बन गई, वो सी पैक के बाद एक नया दौर आ गया, वो और बेहतर हो गई। टेलीकॉम आजकल इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बाद वो दोबारा आपको वो तमाम आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार है। लेकिन क्योंकि एनर्जी और रेलवे की वजह से आपके बाकी दो जो चार पिलर्स हैं, तो दो पिलर्स आपके उठे ही नहीं और दो पिलर्स आपने इतना ऊपर उसको उठा लिया, तो वो आप जब खड़ा करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो वो गिर जाती है। आपने रोड्स बना ली, रोड्स बनाने का जब आप इंडस्ट्री लगाने आए तो आपके पास पावर नहीं थी, पावर थी तो बहुत महंगी थी। फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन शुरू की तो रेलवे ही नहीं है, तो आपकी जो फ्रेट मूवमेंट है वो एक्सपेंसिव हुई। और अगर आपने वो भी खर्चा बर्दाश्त किया तो वो टोटली आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी हाईवेज की लाइफ पे, क्योंकि वो सारा लोड आपने हाईवे लाइफ पे आमिर साहब इस पे आते हैं जरा, मैं थोड़ा ताकि व्यूअर्स को क्लैरिटी आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आपने, मैं जरा अगर समराइज करूं, आपने कहा जी कि चार पिलर्स हैं, एक है आपका हाईवेज, दूसरा आपका रेलवेज, तीसरा आपका एनर्जी, चौथा है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम्स इंक्लूडेड। अच्छा, इन चार में आप कह रहे हैं कि जी हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारी रोड्स और हाईवेज के ऊपर रही है, रीजनली वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स है हमारे पास। फिर आप कह रहे हैं जी कि टेलीकॉम्स और आईसीटी जो है उसके अंदर भी फेयरली गुड है, थोड़ी और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी हम बड़े ज्यादा टॉप लेवल पे आ सकते हैं। तीसरा आपने कहा जी एनर्जी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन मिसमैनेजमेंट जो है वो भी वर्ल्ड क्लास किस्म की मिसमैनेजमेंट हो रही है। और चौथा आपने कहा टोटली निगलेक्टेड है, वो रेलवेज है जो कि एसेंशियल पार्ट है, मतलब एक पिलर है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये चार आपने चीजें कही हैं। तो इससे पहले कि हम ग्रे मैटर में जाएं, ये एक्सप्लेन करेंगे कि मसलन पोर्ट्स जो हैं, शिपिंग पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स वगैरह, क्या ये भी पार्ट ऑफ फिफ्थ? आप कह लें कि एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स इन्हीं की एक इंसिलरीज है, इसी का मैं इसको मेन चार पिलर्स में इसलिए नहीं ला रहा कि आपकी इतनी एक्सपोर्ट्स है नहीं, और अगर आपकी सड़कें ही नहीं होंगी, आपकी एनर्जी नहीं होगी, तो पोर्ट्स तो फिर बाद की बात है ना। सही, आप ठीक है। तो वो आप जरूर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन शायद वो पहले फेज में ये चार चीजें होंगी और फिर आगे बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन ये मेजर चार है और उसके बाद वो इंटरडिपेंडेंट है इस पे। ठीक। अच्छा आमिर साहब, आज फिर हम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त छोटा होता है, तो फिर ऐसा करते हैं कि ये चार पिलर्स में से आज दो को कोशिश करते हैं एड्रेस करने की, एक ये हाईवेज को करते हैं और दूसरा रेलवेज को करते हैं। तो रेलवेज पे जरा शुरू करते हैं। आमिर साहब, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो 1947 में तकरीबन 8000 किलोमीटर के करीब हमारी रेलवे लाइन थी, जो कि श्रिंक होके अबाउट 5% श्रिंक होके 7600 किलोमीटर रह गई हुई है। तो वो बजाय इंक्रीज करने के हम श्रिंक होना शुरू हो गए हैं रेलवेज का। तो ये बताइए कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है रेलवेज इतना, और क्या वजह है हम क्यों नहीं इसको एक्सपैंड कर सके, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जी, एक तो हम बहुत ब्लेस्ड थे कि हमारे पास 47 में एक बहुत वायबल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर था। बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, मिडल ईस्ट में अभी तक नहीं है। तो एक तो आपके पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन हमने उस ब्लेसिंग को बाकी ब्लेसिंग्स की तरह टोटली उसको
फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब देखिए आपकी इकोनॉमी अभी भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है वो सबसे इकोनॉमिकल उसकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के जरिए है, अगर आपके पास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इसका एक और है कि आपकी फ्रेट मूवमेंट जब हाईवेज पे होगी और अगर वो प्रॉपरली लोड मैनेजमेंट नहीं होगी तो हाईवेज की लाइफ आधी हो जाएगी, क्योंकि हाईवेज आर डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन। हाईवेज आर डिजाइंड टू फेल, यू नो, क्योंकि उस पर एक स्पेसिफिक डिजाइन लोड होता है और स्ट्रेसेस होती हैं। जब वो हाईवेज पे वो स्ट्रेसेस अपना टाइम गुजार जाती हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं एटलीस्ट ऊपर वाली लेयर को दोबारा करने के लिए। सो आपकी हाईवेज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने विदाउट लोड मैनेजमेंट, विदाउट शेयरिंग ऑफ लोड बाय रेलवेज, वो अभी तक वो फंक्शनल है। क्योंकि हम तो अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते दोबारा इन हाईवेज की टॉप लेयर को उतार के दोबारा नहीं बनाने में, तो हम तो आगे ही कर्जों में जकड़े हुए हैं। तो हमारे लिए तो रेलवेज और आपका जो सी पैक का कॉन्सेप्ट है या जो आपका जो विजन है जी हम सेंट्रल एशिया की मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसको जब सामने रखते हैं तो एक लेमैन भी कहेगा कि ये रेलवे के बगैर कैसे करोगे आप। तो ये तो बजाय रेलवे नेटवर्क आप दूसरे मुल्कों के साथ आगे लेके जाए, आपका तो अपना रेलवे नेटवर्क नहीं है। और मेरा रेलवे नेटवर्क से मुराद इस वक्त सिर्फ फ्रेट मूवमेंट है। मैं बाकियों को भी इस स्टेज पे तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। विदाउट फ्रेट मूवमेंट आप ये जो आपका विजन है ना कि हम सी पैक चलाएंगे, हम सेंट्रल एशिया तक रसाई करेंगे, मार्केट्स वहां है, वो तो कुछ भी नहीं हासिल होना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका, अगर आप सिर्फ हाईवेज पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपने किया और अब सी पैक के बाद और, लेकिन उसका फायदा कभी नहीं उठा सकेंगे रेलवेज के बगैर, उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे लोड मॉनिटरिंग के बगैर, उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। आपने अभी तक पाकिस्तान में वो 2 एक्सल ट्रक्स चल रहे हैं जो कि हाईवेज के लिए तबाह कुन चीज है, दुनिया में कहीं नहीं आपको नजर आएगी। बेडफोर्ड ट्रक अभी तक, ये 91 में एक पॉलिसी थी। मैं तब नया सरकार की मुलाजमत में था, तो तब हम काम किया कि आहिस्ता आहिस्ता बेडफोर्ड को मार्केट से निकाला जाए और इंसेंटिव्स दिए जाए मल्टी एक्सल ट्रक्स को। तो बाय द टाइम मोटरवेज पाकिस्तान में 95, 96 में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू होगा, तो आप लोड मॉनिटरिंग के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको पूरा करेंगे और आपकी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है हाईवेज पे वो उसका फायदा उठा सकेंगे। ये बात आपको कर रहा हूँ 1991, 92 जब ये मोटरवेज का कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान में। आज हम 2025 में बैठे हैं। हमें पॉलिसी बनाने में हम बड़े तेज है, हमें पता भी होता है दुनिया में क्या हो रहा है, करना क्या चाहिए, वो पता नहीं फिर कहाँ गुम हो जाती है। अच्छा, तो रजा एक और सवाल कर लूं? प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो अच्छा आमिर साहब, सो रेलवे का आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पैसेंजर्स को आप कह रहे हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले जो मेन चीज जो है रेलवे की वो है फ्रेट मूवमेंट। और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो हमारी विजन है रीजनल एक्सपेंशन की, अपने कनेक्टिविटी की, उसके अंदर एक डिसेंट रेलवे होना बहुत जरूरी है। जो काम हमने हाईवेज में किया है वो हमें रेलवे में भी करना चाहिए था, और जब तक वो नहीं होगा तो वो कनेक्टिविटी की विजन पूरी नहीं हो सकती। ये फिर आपने एक्सल लोड वायर, हमने लास्ट प्रोग्राम में आपके साथ वो भी बात की थी कि एक्सल, वो जितने एक्सल्स होंगे उतना वेट स्प्रेड होता है, और जितना वेट स्प्रेड होता है तो सड़क के ऊपर जो वजन पड़ता है व्हीकल का वो स्प्रेड हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर 2 एक्सल होगा तो बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा, तो सड़कों की जो है वो लाइफ वो कम हो जाती है। ये सारा आपने जी, आपने बिल्कुल उसको नटशेल में बता दिया। मैं इतना टेक्निकल नहीं होना चाहता कि वो क्यों होता है और क्या होता है, वो मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के परव्यू में नहीं आता। ठीक है, बट अच्छा अगला चलते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अच्छा रेलवेज का तो आपने बता दिया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इतना जबरदस्त जाल नेटवर्क मोटरवेज का बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, वन वे और दी अदर, और 20-25 साल, 30 बल्कि 30-35 साल से ये काम चल रहा है। तो आमिर साहब, ये क्या वजह है कि वो जहां पे मोटरवे है वो बस अकेली मोटरवे ही चल रही होती है, ना राइट पे कुछ होता है ना लेफ्ट पे कुछ होता है? 35 साल जो है, ये क्या
इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हम उसको क्यों नहीं लेवरेज कर सके? क्या वजह है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं अट्रैक्ट हुआ? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइवेट सेक्टर को तो आपने टोटल इग्नोर कर दिया ना। और प्राइवेट सेक्टर अब हमने लास्ट टाइम भी दुबई की एग्जांपल दी थी। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप शेख जायद रोड दुबई की बना देते और साथ नकील और ये बाकी मास्टर डेवलपर्स जो हैं उनके इमार वगैरह ना क्रिएट करते, तो वहां का नक्शा भी वैसे ही होता जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का है। यहाँ खेत लगे हुए, वहां सहरा होता। और हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा टच किया था कि यहाँ मेरा ख्याल है किसी ने प्लान ही नहीं किया कि इसको लेवरेज कैसे करना है। आप ये बना तो रहे हैं, इसके बाद क्या करना है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप प्राइवेट से, एक तो पहले गवर्नमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन, एक पूरा विजन होनी चाहिए कि जैसे आप अमेरिका में आपका पूरी की पूरी इकोनॉमी उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ी की कि हर इंटरचेंज पे दे हैव अ विजन। कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं एक छोटा सा टाउन है, कहीं कोई हॉस्पिटल है, हर इंटरचेंज पे देयर इज सम डेवलपमेंट। और वो जितनी भी डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर ने की हुई है, वो किसी सरकार ने नहीं की हुई। सरकार का काम ये है कि आपने सड़क बना दी, सड़क बनाने के बाद आपने बिजली पहुंचा दी, बिजली पहुंचाने के बाद आपने वहां फ्रेट के लिए रेलवे कनेक्शन, हाईवे कनेक्शन दे दिया। अब आपने एक जोन कर दी, एक विजन दे दी कि मुझे इस सड़क के इर्द गिर्द 2 बड़े शहर चाहिए, 5 टाउन्स चाहिए, 10 इंडस्ट्रियल एरियाज चाहिए। वो विजन देने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर को बुलाते हैं और आप ये कहते हैं कि इस इंटरचेंज पे मुझे ये चाहिए, इस इंटरचेंज पे ये चाहिए, और अब मैं इस विजन के साथ ये सब कुछ आपके हवाले कर रहा हूं। वो मास्टर डेवलपर कह ले, जो मास्टर डेवलपर होता है उसके साथ सिर्फ सरकार इंटरेक्ट करती है ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, जॉइंट एस्क्रो अकाउंट्स खुल जाए। वो लंबी बात है, वो हम फिर कंप्यूट करेंगे, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर के परव्यू से थोड़ी सी हट जाए वो। और उसके बाद वो मास्टर डेवलपर आता है और वो साथ छोटा डेवलपर सब कुछ पकड़ लेता है। फिर वही उस इलाके का वही एलडीए है, वही सीडीए है, वही जिला काउंसिल है, वही यूनियन काउंसिल है, फिर सब कुछ वही है। जब ये आता है, जब और उसके बाद छोटा डेवलपर साथ मिलता है, तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके पास इस वक्त 1000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से पोर्ट का रास्ता इतना है, यहाँ ये इंडस्ट्रियल टाउन होना चाहिए, यहाँ ये थीमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इस वक्त तक पाकिस्तान में कम से कम 6 या 7 बड़े शहर बन जाने चाहिए थे, और हर शहर की फिर अपना एक अंडे बच्चे देता 10-15 टाउन। तो ये तो आपकी फिर रंग लगते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि वो रंग लग जाता है। फिर वो रंग लगता, कोई इकोनॉमीज खड़ी होती, प्राइवेट सेक्टर आता, जॉब्स क्रिएशन होती, और गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन मिलती, और उस टैक्सेशन से आपकी ये नेटवर्क को आप बचा सकते। तो अभी तो ये है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे तो शायद आपका ट्रैफिक काउंट उतना ही हो जितना 98-99 में है। मैंने इस पे लेटली, मैं कुछ 10 सालों से इधर पाकिस्तान में नहीं हूं, लेकिन मुझे तो उस दिन मैंने थोड़ा सा ट्रैवल किया है, मुझे तो ट्रैफिक काउंट वही लगा है जो आज से 10 ज्यादा हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो थोड़ा ज्यादा हुआ। मैं बात कर रहा हूँ कि रास्ते में तो कोई मुझे नहीं देखा कि जी लोग एक इंटरचेंज पे ट्रैफिक जैम है, वो कहीं स्पेसिफिक एरिया की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां कोई नया शहर बन गया है या वहां नई इंडस्ट्री लग गई है। ऐसी फीलिंग तो मुझे नहीं हुई। ट्रैफिक काउंट तो वो एक तो नेचुरल ग्रोथ है ना। तो देखिए, आपने तो 6 लेन बना ली मोटरवेज, तो अब इसका फायदा नहीं उठाया। और अभी भी किसी को कोई ख्याल नहीं। वो अब कहेंगे हम 10 मोटरवेज और बनाएंगे, लेकिन वो जो बनी हुई है उनके बारे, और उसमें यकीन करें सरकार का बहुत थोड़ा सा काम रह गया। उसने एक विजुअलाइज करना है, जोन करना है, और एक स्ट्रक्चर बनाना है प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसने तो अब कुछ और करना ही नहीं है। लेकिन यहां अगर आप सरकार से कोई चीज मांग लें तो आप तो गए ना। फिर प्राइवेट सेक्टर को खोलेंगे नहीं, बात नहीं बनेगी।
सो बेसिकली रजा आमिर साहब ये कह रहे हैं कि ये तो 15-18 साल पहले मैं जब गवर्नमेंट पंजाब में असिस्ट कर रहा था तो पिंड दादन खान में 1 लाख एकड़ हम एक्वायर करने की सोच रहे थे। चाइनीज इन्वेस्टर्स को लेकर आए थे, वहां पे एक ब्रांड न्यू टाउन बनाए थे। तो चाइनीज को बना रहे थे मास्टर डेवलपर। इसी तरह आमिर साहब के साथ मैं बात कर रहा था कि खैरपुर एक नेचुरल जंक्शन है पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान में, वहां पे बन सकता है। ऑल द गवर्नमेंट हैज टू डू सेक्शन 4 लगा के वहां पे 1 लाख एकड़ जो है उसके सेक्शन 4 लगाएं, मास्टर डेवलपर्स को इन्वॉल्व करें, 7-8 उनको डिफरेंट 20-20 हजार एकड़ उनके हवाले करें और उनको कहें कि भाई इसको आप डेवलप करें। तो बहरहाल ओवर टू यू रजा। नहीं बिल्कुल, मैं तो बहुत जबरदस्त बातें कर रहे थे और यकीनन I'm sure नाजरीन भी सीख रहे होंगे, मैं खुद भी सीख रहा था। प्राइवेट सेक्टर का ही आपने जिक्र किया और वो फिर जाहिर बात है वो उसी से मुंसलिक है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। और जो हमारे यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, जो जिस तरह की बंदिशें लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर में रुकावटें हैं, तो आमिर साहब ये बताएं कि वो उनको कैसे, आई मीन प्राइवेट सेक्टर की चूंकि हम सब बात करते हैं और आप तो कह रहे हैं कि कितने 15-20 साल से वही वाली बात चल रही है, तो कैसे उनको इस तरफ तरगीब का क्या इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, क्या उनको इंकरेजमेंट दी जा सकती है? इन शॉर्ट गवर्नमेंट रास्ते से निकल जाए। अच्छा ठीक है। वो इतनी सी बात है। अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं। जी करें। आपने इलॉन मस्क को लेकर आए। आपने 1 लाख एकड़ उनको कहा, आपने पैसे भी नहीं देने 1 लाख एकड़ के, आपने किसी को बेदखल भी नहीं करना। आपने ये कहना है कि यहाँ मेरी विजन है, यहाँ ये डेवलपमेंट होनी चाहिए और वो फाइनेंशियली वायबल हो। तो प्राइवेट सेक्टर को आप कोई मास्टर डेवलपर बनाएंगे, उसके साथ आप उसके साथ विजन शेयर करेंगे और उसको तमाम इख्तियारात दे देंगे। उसके ये विजन तुमने करनी है, तुम ही ने अप्रूवल्स देनी है, तुम ही छोटे डेवलपर को लेके आओगे, तुम ही, हमारा एक बोर्ड होगा जिसमें 2 सरकारी मुलाजिम बैठे होंगे जो कि उसके ओवरव्यू कर रहे होंगे कि कितने पैसे लग गए, कितने पैसे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड, बस उसके अलावा सरकार का कोई रोल नहीं होगा। और वो इमार एक तरफ डेवलप कर रहा होगा, नखील एक तरफ डेवलप कर रहा होगा, दमाक एक तरफ डेवलप कर रहा होगा। वो बाद में आपकी वो लिस्टेड कंपनियां बन जाएंगी, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए अभी भी हम रोते हैं कि जी रियल एस्टेट में पैसा नहीं जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाता है। आई टोटली एग्री, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक ही जिम्मे में डाल देते हैं। इनको सेपरेट करें। जमीनों का कारोबार नहीं होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन का कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन का कारोबार से आपकी 30-40 इंडस्ट्रीज चलेंगी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार कब होगा कि जब आप उसको प्राइवेट सेक्टर को एक खुला माहौल देंगे और उसी से रियल एस्टेट की वैल्यू भी गिरेगी। जब आप वर्टिकल डेवलपमेंट्स करेंगे, छोटे घर बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जमीनों की कीमतें गिरेंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कीमत भी गिरेगी। ये एक सेपरेट, मैं इस वक्त उसमें उलझना नहीं चाहता, बट हमें ये जो है ना कि रियल एस्टेट को हमने डिस्करेज करना है, जरूर करें। वो जमीनों के कारोबार को डिस्करेज करें, कंस्ट्रक्शन के कारोबार को इनकरेज करें। जी आमिर साहब, ये मुझे एक रजा एक वैसे ही चलते चलते ख्याल आया कि ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये जो मोटरवे M2 है, ये सीधी चलती चलती एकदम पहाड़ों पे क्यों चढ़ा दी? वो उधर सारे ट्रक जो है वो ऊपर नहीं जा सकता, फिर नीचे आते हैं। तो अब अरुण साहब आप पुरानी बातें ले बैठे हैं। ये तो एक तरह का आपको, शायद आपके नाजरीन के लिए भी एक जोक ही हो। सो ये डिजाइन किया गया, कहा गया था कि हमने मोटरवे जो है ना 24 महीनों में बनानी है। तो उसके लिए 3 पुल चाहिए थे, एक रावी पे चाहिए था, एक चनाब पे चाहिए था, एक जेलम पे चाहिए था। तो रावी का पुल ऐसे बन गया कि आपने वो एक टर्किश कंपनी थी STFA, वो हिस्सा उसको दे दिया और दाइवो के कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, या था ही नहीं पहले। जेलम पे दाइवो ने बना दिया, तो दाइवो ने कहा मैं चनाब पे तीसरा पुल 24 महीनों में नहीं बना सकता। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि आप एग्जिस्टिंग, एक तालिब वाला पुल था पंजाब हाईवे का, आपने मोटरवे उस तरफ मोड़ दी
ताकि उस पुल को आप यूज कर सके, और बाद में उस पुल को आपने एक्सपैंड करके 6 लेन किया, और जब वहां से आगे निकले तो आगे पहाड़ियां आ गई। फिर आपने कहा कि अच्छा आप क्या करें, आप बजाय उस पर टनल बनाते, चलो आ गई थी तो टनल बना लेते, तो वो टनल भी नहीं बनाई, तो आप इस तरह उसका ग्रेड जो है वो तकरीबन 9% तक चला जाता है, तो आधा घंटा आपका टाइम बढ़ जाता है। और आपकी इसका हल क्या है? हल ये है कि दोबारा ओरिजिनल अलाइनमेंट पे चिनाब पे नया पुल बना दें, और मोटरवे का इतने हिस्से को बाईपास कर दें, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इस पे एक शहर बना दें। गुड यानी आइडिया। आप इसको बाईपास कर देना, पुरानी अलाइनमेंट पे चिनाब पे एक नया पुल बनाए, ये सारा ये है भी बड़ा पिक्चरस इलाका, ये तकरीबन लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में एक नया शहर बनाए, दरमियान में आर्टरी यूज करें इसको। चलो जी, ये पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट को एक आइडिया है जी रजा। नहीं, बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि चूंकि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही थी, और उसी हवाले से आई थिंक ये आपने बहुत अहम बात की कि किस तरह से हुकूमत का रोल उसमें कम होना चाहिए, और जो अहम बात रियल एस्टेट के हवाले से, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट पे जो मसला है वो ये फाइल्स के ऊपर जो स्पेकुलेशन जी, वो सारी लैंड की खरीदो फरोख्त हो रही है ना, लैंड की ट्रेडिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि आपने लोगों को ऑप्शन ही नहीं दी कि वो स्मार्ट लाइफस्टाइल की तरफ आए, आपने वो मॉडल्स ही नहीं बनाए जी, और फिर उसमें लोग कहते हैं कि ठीक है यहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही इन्वेस्टर फाइलों से निकल के एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, जैसे पूरी दुनिया में करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दुबई में होती है, जैसे टोरंटो में जहां इन्वेस्टर्स जाते हैं, वो फाइलों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपार्टमेंट की फाइलें ले लेते हैं। हारून साहब तो कर चुके हैं, देखें उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया। अब आप ये आमिर साहब ना कहें। बड़ा मुश्किल फर्ज था। I had to pay through my nose. जो रेगुलेट जो सारी सरकार से डील करना जो है जी, तो लेकिन आमिर तो 50 अदद जो थे ना वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनसे भरना पड़ा। लेकिन चले हारून साहब की एग्जांपल ले लेते हैं। हारून साहब एक किसी मास्टर डेवलपर के पास जाते और कहते कि यार यहाँ मैं ये अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। वो कहता कि जी ये ले, आप बिस्मिल्लाह करें, ये ले जमीन के पैसे आप इतने सालों में मुझे वापस करें, आप यहाँ पानी भी मैं दे दूंगा आपको, गैस भी आपको मैं दे दूंगा, सड़क तो मैं बना ही रहा हूँ। तो हारून साहब क्या करते हैं, हारून साहब अगले दिन जाके बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते। और हारून यही बात है कि फिर हारून साहब जैसे लातादाद लोग अमेरिका से वापस आते हैं, वो कहते हैं कि यार हारून ने बनाया तो मैं भी बनावांगा। और एक कंपटीशन शुरू होता है। मैं से किसी और की बात करते हैं। आई नो। तो अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन जो है ये वाकई दुनिया भर में जहां भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या होती है, या देखिए उसमें ये सरे फहरिस्त होता है। चाइना का ही मॉडल देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है चाइनीज सक्सेस का। तो सर अमेरिका अभी तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को टॉप प्रायोरिटाइज करता है। दुरुस्त, आप कहीं चले जाए, छोटी बड़ी जगह पे आपको जा बजा वो क्रेन्स और वो क्या उसको बोलते हैं मटेरियल्स और लोग खड़े मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब जो एक इकोनॉमिस्ट में एक ये बात आ गई है कि ये रियल एस्टेट को रोको, उन्हें ये कहना चाहिए जमीन के कारोबार को रोको। जमीन के बिल्कुल स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी है ना जी। वो तो एक फाइल मैंने आपको दी, आपने मुझे दी, आपने आगे दी, वो बढ़ती गई कीमत, और फिर अभी क्रैश होगा। ये ऐसे ही होगा, लेकिन ये अपार्टमेंट्स फाइल बन जाएंगे। That's right. पूरी दुनिया में ये ट्रेडिंग होती है, स्पेकुलेशन होती है, लेकिन उससे क्या होगा कि 40 इंडस्ट्रीज चल पड़ेंगी। दुरुस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं रजा आखिरी सवाल एक कर लूं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त। आमिर साहब जरा फाइनल एक क्वेश्चन है, ये सीक्वल है इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके साथ, वो ये है कि हमारे जो शहर हैं, मेजर शहर, उसमें हम दबा के जो है पैसा डाली जा रहे हैं। लाहौर को आप देखें, उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस हम डाल चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर डाल चुके हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप देखें, उसके बारे में भी हमें बताएं। लेकिन ये इन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मेजर सिटीज हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, अब तो हैदराबाद जो है वो भी, ये सिटीज जो है, पेशावर,
इन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जा रही है और येट प्रेशर भी इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये कितनी देर तक ये सिटी सस्टेन कर सकेंगी इस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को? ये जी वैसे ही लिंक्ड है जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब आप नए शहर नहीं बनाएंगे, अब दुनिया में कोई भी आप मुल्क देखें वहां 80 लाख 70 लाख न्यूयॉर्क से बड़ा शहर पूरे अमेरिका में नहीं है, बट पॉपुलेशन 80 लाख के करीब है। शहर 20-25 लाख के बाद वो उसके साथ छोटे शहर बना देते हैं। टोक्यो इज प्रॉबेबली और बीजिंग वगैरह प्रॉबली एक रेयर एग्जांपल है। वहां टोक्यो में तो खैर वो उनके पास जमीन ही नहीं है कि वो बाकी शहर बनाए, उनकी टोपोग्राफी ऐसी है। बाकी तो आप ये देखें कि वो शहरों को ब्रेक लगा देते हैं और साथ वो इंसिलरी टाउन्स बनाना शुरू कर देते हैं और उसको वो ग्रेटर एरिया कहते हैं। तो आपने क्या किया, अब लाहौर की आपने बात की है, मैं ये समझता हूं और बहुत से लोग इससे शायद एग्री ना करें कि जो अब लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मुझे तो दुनिया में 1 करोड़ की आबादी वाला किसी शहर का इससे बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दे। आप एक कोने से दूसरे कोने में, मैं भी गया हूं, आई वाज शॉक्ड। मैं ईस्ट से वेस्ट गया हूं, पूरा शहर क्रॉस किया, एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिला मुझे, नॉट इवन वन। अब ऐसा जबरदस्त आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन लाहौर की इकोनॉमी वैसे ग्रो नहीं की जितना पैसा आपने डाल दिया। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल जहां जहां ये नई सड़कें और अंडरपासेस बने हैं, इसके इर्द गिर्द तमाम जोनिंग चेंज हो जानी चाहिए थी। यहाँ वर्टिकल डेवलपमेंट्स आनी चाहिए थी। और वर्टिकल डेवलपमेंट्स का ये मतलब नहीं कि 10-10 12-12 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग बने, क्योंकि मार्केट में किसी के पास फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं है, फाइनेंशियल क्लोज ही नहीं होता। उसको 55 फीट हाई करके एक एक घर में 6-6 अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स। तो क्या होता है कि मार्केट की वैल्यूज भी ना बढ़ती रियल एस्टेट की, और शहर वर्टिकल जाना शुरू हो जाता है। अब लाहौर इतना हॉरिजॉन्टल फैल गया है कि वो एक तरफ उकाड़ा के पास चला गया, एक तरफ कसूर के पास चला गया, एक तरफ ये नॉर्थ की साइड पे चला गया। तो उससे लाहौर पे और बर्डन आ जाएगा। आपकी वॉल्ड सिटी जो आपने उसके साथ रिंग रोड बनाई है, आप इमेजिन करें जितनी होलसेल मार्केट्स हैं, आप वॉल सिटी से निकाल के उसको सिर्फ आपने सड़क की दूसरी साइड, पीछे रिंग रोड लग रही है वॉल सिटी के, दूसरी तरफ ले जाए और वॉल सिटी को जोन करें कि भाई ये आपकी ये विजन है, ये फेसलेस किस्म की अप्रूवल्स होंगी, यहाँ बुटीक होटल। उस वॉल सिटी की इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी हो सकती है कि आप वो टूरिज्म का गढ़ बन सकता है। लोगों को वीजे मिलते नहीं है, बाहर वो जा नहीं सकते। आपकी अपनी आबादी 24-25 करोड़ है, कभी ना कभी तो हमसायों से आपके ताल्लुकात सही होंगे। आप जरा पोटेंशियल इमेजिन करें। लेकिन आप अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वॉल सिटी अब कनेक्टेड है, रिंग रोड से कनेक्टेड है, शहर से कनेक्टेड है। आगे तो हम इस तरह वॉल सिटी में इस तरह आसानी से खाना खाने नहीं जा सकते थे जिस तरह आप जा सकते हैं। अब उसका फायदा उठाएं। ये जितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, यहाँ अभी भी 4-4 कनाल की कोठियां हैं, आज से 15 साल पहले भी 4-4 कनाल की कोठियां थी। तो आप इसको थोड़ा वर्टिकल लेके जाएं। बहुत ज्यादा वर्टिकल इसलिए लेके जा सकते क्योंकि हमारे पास इतनी कोई फाइनेंशियल लेंडर्स नहीं है जो कि कंस्ट्रक्शन में फिलहाल इन्वेस्ट करें। बैंक्स के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, मॉर्गेज लॉज नहीं है। चलो गोली मारे, वो आते रहेंगे टाइम के साथ। इतना तो कर देना कि मैं अपना घर बेचू ना, और वो अगर 2 कनाल का घर है तो मैं 55 फीट जाके मैं 6 जबरदस्त से वहां अपार्टमेंट बनाऊं वर्ल्ड क्लास, और दैट्स इट। एक पे मैं रहूं, 4 लोगों को मैं और 5 लोगों को और उस बिल्डिंग में डाल दूं। तो दैट्स हाउ आपका शहर हॉरिजॉन्टली फैलना कम हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि नए शहर बसाएं, जो हम पहले बात कर चुके हैं। नए शहर बसाने के ऊपर ये बिल्कुल जो नुक्ते निकल रहे हैं, आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ये तो इसके ऊपर तो हमें हारून भाई इनको दोबारा इनवाइट करना चाहिए अगले शो में भी, क्योंकि ये बातें बड़ी अधूरी रह जाएंगी। एक तो ये नए शहरों की बात है, और हाउसिंग का सेक्टर जो है अज खुद, मेरे ख्याल से उसके ऊपर तो बहुत बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे देखने वाले हैं वो भी। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जी वो घर खरीदा तो वो 1 कनाल का बंगला हो, या अब 10 मरले पे आ गए लोग, या पहले 2 कनाल होता था। और वो फिर वही लैंड की जो आपने वैल्यू की बात की है, सारे का सारा दारोमदार
वहीं पे रह जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान प्लॉटिस्तान बन चुका है, बनता तो नहीं जा रहा, तो इसको प्लॉटिस्तान को भी बदलने की जरूरत है। जी आप एक प्रोग्राम करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे लाहौर का नक्शा सामने रखते हैं हाँ और देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं बिल्कुल बिल्कुल और हम ठीक, कैसे ये जमीन जाया कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये तो बेहतरीन काम होगा। अगली शो में हम दावत देंगे, नक्शा मैं निकाल लूंगा, मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ताकि सबको और आपको और नाजरीन को भी दिखाई दे और उसको हम यूज करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वाघा के साथ बॉर्डर डाल दीजिएगा, वो ना भूल जाइएगा। नहीं, वो तो ज्यादा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जाके जलंधर में, अमृतसर में ना बनाना शुरू कर। वैसे आपको पता है कि बाज लोगों का बस चले हमारी हाउसिंग सोसाइटीज का, तो वहां भी प्लॉट अनाउंस कर दे कि जी एडवांस बुकिंग करवा लें। बहरहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया आमिर साहब, हारून साहब, और हमारा वक्त शो का जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद हमारी फिर मुलाकात होगी। आपको ईद मुबारक और खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, थैंक यू सो मच।